बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने इस चैप्टर नंबर 4 के रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे और रिव्यू क्वेश्चन हमने 4.9 तक डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो इसमें हम 4.10 से ऑनवर्ड तक इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 4.10, ठीक है। 4.10 के अंदर वो कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम, कि एक ऐसी मूविंग बॉडी की एग्जांपल बताएं जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर स्टे करे, ठीक है। तो आपने इसमें बॉडीज का एग्जांपल बतानी है। तो आप ये पहले एग्जांपल लिखें यहाँ पे। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और मोशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि अगर कोई भी फोर्स तो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, उनका सम जीरो के बराबर हो तो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो किसके अंदर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉडीज को मेंशन करना है। तो आप पहले लिखेंगे अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड हैव यूनिफॉर्म and have uniform acceleration, so it is in यहाँ पे जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है वो ये है कि मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, ये जो सीलिंग फैन की जो मोशन है सच एग्जांपल ये क्या है, मोशन ऑफ बॉडी ऑफ सीलिंग फैन सच एग्जांपल के अगर जब आपका सीलिंग फैन जो मूव कर रहा है वो भी कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा होता है। जब कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा तो आप कह सकते हैं कि वो किसके अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.11। बेटा पूछ रहा है कि थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि ऐसी बॉडी के बारे में बताएं जो कि रेस्ट के अंदर तो है लेकिन वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, ठीक है। तो पहला बताएंगे रेस्ट means that body does not, रेस्ट का मतलब है कि बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही। एंड इक्विलिब्रियम means that no net force acting on it, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पैराट्रूपर, ठीक है। पैराट्रूपर्स होते हैं, पैराट्रूपर्स मोशन इज सच एग्जांपल, ये ऐसी एग्जांपल है in which it seems that body is at rest due to बेटा किसकी वजह से, यूनिफॉर्म स्पीड but it is not in इक्विलिब्रियम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के अंदर
when a ball is hit vertically upward at highest point its highest point क्या होगा बेटा, its velocity is 0 but it is not in इक्विलिब्रियम, लेकिन ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होगा। तो बेटा ये आपका जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 4.11 का, जिसके अंदर हमने बताना था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है लेकिन इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल बेटा पढ़ी हमें, एक पैरेट ऊपर की मोशन और दूसरा क्या है कि अगर हम बॉल को वर्टिकली हिट करते हैं अपवर्ड तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में फिर भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.11 4.12 क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहा है कि वाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स। ठीक है, एक सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर क्यों नहीं आती, तो आप लिखेंगे व्हेन अ बॉडी when no net force act on a body, when no net force act on a body, it is in equilibrium। तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम के अंदर लाई करेगा। तो आपने यहाँ पे ऐसी बॉडीज का नाम बताना है। ठीक है, जैसा कि book lying on a table। ठीक है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमने एक चीज़ और बतानी है कि सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर क्यों नहीं आती। तो आप लिखेंगे व्हेन अ सिंगल फोर्स is applied on a body, जब एक सिंगल फोर्स अप्लाई की जाती है बॉडी के ऊपर, then body moves in the direction of force। तो बॉडी क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन मूव करना शुरू हो जाएगी। So we can say that body cannot be in equilibrium due to single फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी भी उसी तरफ मूव करेगी जिस तरफ फोर्स हम लगा रहे हैं, तो बॉडी रेस्ट में तो ना आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो मूव करेगी, रेस्ट की हालत में वो नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर था जिसमें हमने ये बताया कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, सिंगल फोर्स अप्लाई करने से वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो लेकिन हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी कि बॉडी क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स उसकी 0 के बराबर होनी चाहिए। तो सिंगल फोर्स की कोई नेट फोर्स नहीं होती। नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस जो लग रही हैं, 2 3 4 जितनी फोर्सेस लग रही हैं, उन तीनों का कम्बिनेशन जो है वो नेट फोर्स कहलाता है। अगर वो 0 के बराबर आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ एक फोर्स की वजह से नहीं आता बल्कि 3 या 4 फोर्सेस या इससे ज़्यादा अगर फोर्सेस एक्ट करें बॉडी के ऊपर, उन सब का सम अगर 0 के बराबर आए तो फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी किसके अंदर है बेटा, वो
इक्विलिब्रियम के अंदर लाई कर रही है। जैसा कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल पहले पढ़ी थी, जैसे कि बुक लाइंग और टेबल, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है तो उस पर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरी क्या है फोर्स ऑफ नॉर्मल फोर्स आप कह सकती हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी। तो दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो नेक्स्ट में क्या होगा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, बताइए था क्वेश्चन नंबर 4.12। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 4.13 की तरफ। फॉर्मूला 13 है, वाई द हाइट ऑफ अ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, जो व्हीकल्स की हाइट है उन्हें हम कैसे क्यों कम रखते हैं। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट सीधा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आता है। जितनी हम हाइट को कम रखेंगे उतनी ही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय लोइंग, ये बेटा इसका आंसर है, बाय लोडिंग द height of the vehicle, the center of gravity becomes low। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, एंड इट गेन्स, और इसे क्या मिल जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इट गेन स्टेबिलिटी। जितनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कम होगी, डाउन टू द अर्थ होगी, उतनी ही उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि लोडिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी increases the stability। तो क्या होगा, जितनी आप लोडिंग करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उतनी क्या होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। इसी आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ रेसिंग कार, जो हाइट है रेसिंग कार की, इज केप्ट लो, उसको क्या रखें, लो, कम से कम रखा जाता है, टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, ताकि उसकी हम स्टेबिलिटी को ज़्यादा कर सकें। जब वो ज़्यादा स्पीड के साथ कार मूव करेगी तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है कार जो फॉल डाउन कर जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हाइट है व्हीकल की उसको, या रेसिंग कार की जो हाइट उसे कम से कम रखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि जितना हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उतनी ही हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बाय लोइंग द हाइट ऑफ द व्हीकल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम्स लो। ठीक है, हाइट को कम करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाएगी एंड गेन स्टेबिलिटी। तो उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जितनी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करेंगे उतनी आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। उसके बाद बेटा ये है कि आपने एग्जांपल बतानी है। एग्जांपल कौन सी, यहाँ पे हाइट ऑफ द रेसिंग कार। जो रेसिंग कार होती हैं इनकी हाइट हम कम से कम रखते हैं। जब इनकी हाइट आप कम से कम रखेंगे
तो वहाँ पर चांस ज़्यादा होते हैं कि आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.14, लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने स्टेबल, दूसरे पार्ट क्या बताना है, अनस्टेबल, तीसरे में क्या बताना है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों का आपने क्या करना है, वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। और जब आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपने की साथ साथ एक एग्जांपल भी बतानी है। तो ये हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था, इसके लिए अब आप पेज नंबर अपनी बुक का पेज नंबर 100 से लेके 102 तक ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने ये वहाँ से कर लेना है। मैं सिर्फ इसका रिव्यू बता रहा हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, कि ऐसी इक्विलिब्रियम अगर इस पे किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स अप्लाई करें और वो दोबारा अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाए, तब हम क्या कहते हैं उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी बुक की, इसको जी पहले रेस्ट की हालत में, ठीक है, दूसरे में क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई की इस तरफ, ठीक है, तो ये बुक इस तरफ आ गई, ठीक है। अब जब आप इसे दोबारा रिलीज करेंगे यहाँ से, तो बुक क्या करेगी, वापस अपनी इस तरफ पोजीशन की तरफ आएगी, और जो पहली इसकी हालत थी, जिस कंडीशन में पहले लाई कर रही थी, ये बुक उसी हालत में वापस आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट जो इसकी शेप थी वैसे ही दोबारा आकर में जाके आ गई। तो बेटा इस टाइप के इक्विलिब्रियम को आप कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसके आप एग्जांपल एक और मैंने बताई थी बॉक्स वाली, या आप वही भी कर सकते हैं। इसके बाद है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं, इसमें मैंने कहा था कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी पहली वाली हालत में वापस ना आए, अपनी पहली वाली हालत में वापस ना आए, तो हम क्या कहेंगे उस ऑब्जेक्ट को कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। तो इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि एक पेंसिल है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब क्या करेगी कि ये जब आप इसे ऐसे खड़ा करेंगे, जब आप इसे यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये फॉल कर जाएगी डाउनवर्ड। जब ये फॉल करेगी तो ये अपनी पहली वाली हालत में वापस नहीं आएगी, ठीक है बेटा, तो क्या अपनी पहली वाली हालत में वापस नहीं आएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली स्टेट जो है, ये वाली, ये कौन सी है, अनस्टेबल। कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी पहली वाली हालत में वापस ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन सी हालत है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो नई पोजीशन में आ गई है, ठीक है, नई पोजीशन के अंदर वो लाई कर रही है, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को आप कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि हमने इसमें एग्जांपल ली थी एक फुटबॉल की, तो मैंने बताया था कि इसके सेंटर, फुटबॉल का सेंटर है ये वाला पॉइंट, ये आप ये क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, ठीक है। अब आप इस पर फोर्स लगाएंगे, ये फुटबॉल रोल करता हुआ कहीं भी जाके गिर सकता है, लेकिन क्या होगा कि इस पे जो इसकी डायरेक्शन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो बेटा इस टाइप के इक्विलिब्रियम को आप क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को नई पोजीशन मिल जाती है, जैसे आप इसे फोर्स लगाएंगे, ये रोल करके यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पोजीशन तो मिल गई, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, उसका पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा। तो ऐसी टाइप के इक्विलिब्रियम को बेटा आप क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये बेटा हमने आज इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्लासरूम के अंदर जाकर। और जो ये क्वेश्चन है लास्ट वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप इसे मार्क कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। इसमें आपको स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल तीनों टाइप्स आपको आने चाहिए, और टाइप से साथ साथ आपको इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एक एक आने चाहिए, ठीक है। अगर शॉर्ट में आ गया तो आप डेफिनेशन एग्जांपल करेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेशन एग्जांपल और साथ एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे।
तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।